हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और साथ ही में एक दो सेक्टर की बात करेंगे, कुछ स्टॉक की बात करेंगे और सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से होगा। बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरी स्टडी के आधार पर कुछ भी बाय सेल कर लेते हैं और उसमें अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है सीखने का। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि कैसा चार्ट है क्या नहीं है। अगर आपको वाकई में कुछ चीज़ें बाय और सेल करनी है तो आप मेरी वेबसाइट पर जाइए और वेबसाइट को चेकआउट कीजिए। यहाँ पर मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ। यहाँ पर मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, इक्विटी के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, जो आपको सर्विस चाहिए यहाँ पर जाइए, चेकआउट कीजिए और उसके बाद में आपको सारी की सारी जो सर्विस है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। रिस्क डिस्क्लोजर फॉर्म चेकआउट कीजिए, कितनी रिस्क रहती है कितनी रिस्क नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉक मार्केट है, ये अनसर्टनिटी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो सारी चीज़ों को जाकर के चेकआउट कीजिए, मेरी वेबसाइट को जाकर के चेकआउट कीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्या बाय करना है क्या सेल करना है। यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल जो है जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी निफ्टी की एनालिसिस को और देखेंगे कि निफ्टी में क्या है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। और अब मई मंथ की जो सीरीज़ है वो भी ख़त्म हो चुकी है और हम एंटर कर चुके हैं जून मंथ के सीरीज़ के अंदर। तो आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके बारे में बताऊँ मैं आपको, और मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि पीछे 1 अक्टूबर से हमने करेक्शन स्टार्ट करी थी, उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते रहे। हमने यहाँ पर लो क्रिएट करा, एक बार यहाँ पर लो क्रिएट करा, फिर यहाँ पर एक लो क्रिएट करा, उसके बाद हम ऊपर की तरफ आए। तो यहाँ से लेकर के हम ऑलमोस्ट अप्रैल तक, अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक 6 महीने तक हम नीचे रहे, 5 से 6 महीने तक। और उसके बाद में हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गए। अप्रैल के बाद में हम ऊपर आना चालू हो गए, यानी कि मार्च के एंड तक हम नीचे ही थे, अप्रैल से हम ऊपर आना चालू हो गए। तो हम मोटा मोटी 4-5 महीने नीचे की तरफ रहे और उसके बाद में हम ऊपर की तरफ आ गए। तो ऊपर की तरफ में क्या ये वाकई में नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है या फिर ये इस पूरी गिरावट का बाउंस बैक है, वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि ये 4 से 5 महीने की गिरावट के बाद में बाउंस बैक जो है ये कितने समय का हो चुका है, ये 7 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और मई में, अप्रैल और मई 2 महीने का यहाँ पर जो है बाउंस बैक जो है वो हो चुका है। क्या ये बाउंस बैक थोड़ा और चलेगा, कब ख़त्म होगा, वो हम देखते हैं, कितना क्या समय बचा हुआ है। यहाँ से लेकर के अगर मैं रिट्रेसमेंट चेक करता हूँ तो रिट्रेसमेंट की थ्योरी ये कहती है कि मैक्सिमम बाउंस जो गिरावट आता है उसकी जो बाउंस बैक है वो कम से कम 61% की रिट्रेसमेंट तक आ सकता है। यहाँ पर हमारा एक बाउंस बैक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अगर बाउंस बैक करना चाहे प्राइस, तो वो बाउंस बैक जो है 78% की रिट्रेसमेंट तक आ सकता है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर जो है डिस्कस करी हुई है। तो 78% की जो रिट्रेसमेंट है वो आज की तारीख में आ रही है 25,300 के आसपास। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर जो है निफ्टी अप्रोच कर सकता है। मैक्सिमम बाउंस बैक जो है वो गिरावट का यहीं तक होता है। इसके बाद में जब भी ऊपर की तरफ प्राइस जाता है तो फिर वो ट्रेंड चेंज को सिग्नल देता है कि जो ये वाला जो एरिया होता है फाइनल वो लग गया है। और उसके बाद में वापस से मुड़ करके हम नीचे की तरफ बाद में नहीं जाएंगे, और बाद में कभी भी जाएंगे तो वो अलग तरह के पैटर्न बनते हैं, उसका डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो यानी कि ये यहाँ तक हम जो है बाउंस बैक लगा सकते हैं 25,300 तक, जो हमारी थ्योरी शुरू से चल रही है। लेकिन इसमें मेरा, अगर मैं एक एडवांस टेक्निकल कोर्स जो है थ्योरी जोड़ देता हूँ, तो मैंने आपको उस दिन भी बोला था अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाता भी है कल को 26,000 27,000 तो मुड़ करके वापस आएगा, क्योंकि वीकली की जो 200 ईएमए है वो इसने टेस्ट नहीं करी, और वीकली की 200 ईएमए जब तक टेस्ट नहीं करेगा बाजार की करेक्शन जो है वो पूरी समाप्त हुई नहीं मानी जाएगी। उस केस में निफ्टी आपको 26,000 27,000 जानने के बाद में वापस से इमीडिएटली नीचे की तरफ यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर हमने पहले लास्ट वाले 2-3 वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला भी था कि ये वीडियो सेव कर लेना, ताकि वहाँ पर वो जो स्टडी वो आपको पता चलेगी कैसी क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सारी की सारी। अभी इस थ्योरी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। 25,300 तक ऊपर का जो एक एरिया जो है वो बचा हुआ है। अगर बाजार उसको टेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट जो है यहाँ से नीचे गिरना चाहती है तो इसको कैसे भी करके 24,500 के नीचे आकर के सस्टेन होना पड़ेगा। 24,500 24,400, जैसा कि आप जानते हो कि ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर जो है बार बार इस वाले एरिया में सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर तो जब तक हम इस लो पॉइंट के नीचे आकर के क्लोजिंग नहीं देते हैं 24,400 500, तब तक नीचे का ये नहीं बोल सकते कि नीचे की जो यात्रा है वो चालू हो गई है। फाइनल जो 200 जो ईएमए दिख रहा है आपको, जो आज की तारीख में हमारा 23,670 के आसपास, जिस दिन हम 200 ईएमए के नीचे आकर के सस्टेन होना चालू हो जाएंगे
बाजार फिर से नेगेटिव हो जाएगा और वापस से जो है नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आने वाले समय में पता चलेगी, धीरे धीरे पता चलेगी। एकदम से मैं ये नहीं बोल सकता कि कल को सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बाजार यहाँ पर काफ़ी दिनों से साइडवेज है, 10 से 12 दिन हो गए। अब तो इसको आने वाले 1 से 2 वीक में डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो ऊपर जाओ या फिर नीचे आओ, दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप इतने समय से यहाँ पर खड़े हो गए, कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन। अब हम एक बार वीकली का चार्ट देख लेते हैं। वीकली के चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 वीक से देखो एक बनाया था हैंगिंग मैन, लेकिन इस वीक के अंदर दोजी बनी है। अब देखते हैं अगले वीक में क्या होता है। हैंगिंग मैन का तो आपको पता ही है ना दोस्तों, कि जब भी हैंगिंग मैन बनता है इस तरह से, जब तक प्राइस इस हैंगिंग मैन के नीचे क्लोजिंग नहीं करता है तब तक जो है नीचे के रास्ते खुल नहीं जाते हैं। तो अभी इस हैंगिंग मैन के नीचे के रास्ते तभी खुलेंगे जब इस हैंगिंग मैन के नीचे कैंडल जो है क्लोज करना चालू करेगी। जैसे यहाँ पर दिख रही हैंगिंग मैन, और कितनी बड़ी कैंडल क्लोज करी, और उसके बाद में देखो प्राइस जो है नीचे गया यहाँ पर। तो इस तरह से जो चीज़ें है वो यहाँ पर होगी, तभी जा कर के प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। अदरवाइज तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दोनों साइड में प्रोबेबिलिटी भी बनी हुई है। तो नीचे की तरफ में इस प्राइस के नीचे क्लोज करना इसको बहुत ज़रूरी है, इस कैंडल के हैंगिंग मैन के लो पॉइंट के नीचे। और ये जो लो पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है 24,462 के नीचे आ रहा था। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करता है हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस जो है नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल न्यूट्रल टू साइडवेज वाला मार्केट वाला, ठीक है। तो ये है वीकली का चार्ट। अब चलते हैं मंथली का चार्ट देखते हैं। मंथली के चार्ट में निफ्टी की ये मई मंथ की कैंडल है, देखो, ठीक है। अब इस मई मंथ की जो कैंडल है इसका लो पॉइंट कहाँ पर है उसको डिस्कस करते हैं। उसका लो पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पर 23,940। तो 23,940 के नीचे प्राइस अगर क्लोज करता है निफ्टी का, क्योंकि मंथली का लो पॉइंट है ना ये वाला, तो जाकर के निफ्टी नेगेटिव हो जाएगी पूरी। तो जाकर के निफ्टी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मंथली कैंडल है, मंथली कैंडल के लो पॉइंट के नीचे नीचे काम होगा तभी तो जाकर के नेगेटिव होगी। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें डिस्कस करने जरूरी थे और बताने जरूरी थे कि इन लेवल के नीचे अगर आता है तब जाकर के बाजार जो प्योर नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बाजार प्योर नेगेटिव हो जाएगा, वो होगा 23,950 के नीचे, मई मंथ की कैंडल के लो पॉइंट के नीचे। जिस दिन इसके नीचे क्लोजिंग आना चालू हो जाएगी उस दिन आप मान लेना कि निफ्टी का रास्ता वापस से नीचे का जो है कंटिन्यू हो गया। ये जो ट्रेंड था और ये जो बाउंस बैक था वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर से नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगा। लेकिन ये उसी केस होगा, उसी दिन होगा जब बाजार 24,000 के नीचे, 23,950 के नीचे क्लोजिंग करेगा, तब जाकर के होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो हमें बाजार खुद देगा, हम नहीं दे सकते, ठीक है। हम तो इसके साथ साथ में चल सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक बाजार कुछ नहीं करेगा हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। अब देखते हैं कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है, क्योंकि आने वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। आने वाले वीक में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एक तो नई सीरीज़ है, जून मंथ की सीरीज़ है, और इसके अंदर जो है कुछ काम जो होंगे स्टॉकों के अंदर बहुत अच्छे से बाउंस बैक लेकर के ऊपर खड़े हैं। कोई 61 पे खड़ा है, कोई 78 पर खड़ा है। तो वो वहाँ से अगर गिरना चालू हुए तो जून मंथ के अंदर बहुत गंदी पिटाई हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो देखते हैं किस तरह से काम होता है, किस तरह से काम नहीं होता है। तो ये है निफ्टी का चार्ट, 60 मिनट का चार्ट। 60 मिनट के चार्ट पर हम समझते हैं शॉर्ट टर्म में निफ्टी में क्या चल रहा है। यहाँ से देखिए आप, एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पर एक इसने जो है, एक बार मूविंग एवरेज हाइड कर देता हूँ, यहाँ पर जो है इसने चीज़ें अपने हाथों में ली। यहाँ पर ए वे बनाई, ये बी वे बनाई, ये सी वे बनाई। तो यहाँ पर एक ट्रेंड जो था उसकी एक करेक्शन हुई, उसके बाद अगेन यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर से ये साइडवेज हो गया, फिर से ये साइडवेज हो गया। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपको हिस्सा दिख रहा है निफ्टी में, ये साइडवेज की कैटेगरी में ही आएगा, ये कोई ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड हमेशा इस तरह से सीधे ऊपर चलते रहता है, जैसे यहाँ से ये चला ना, जैसे यहाँ से चला, इसको ट्रेंड कहते हैं। ये ट्रेंड नहीं है, ये साइडवेज मार्केट है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी बना रहा है मार्केट, ठीक है। तो ये ए बी सी बना, ये एक्स हो गई, ये ए बी सी, फिर वापस से बी बना दिया, फिर वापस से सी बना रहा है नीचे की तरफ। तो ये ए बी सी बना रहा है मार्केट यहाँ पर। तो आप किसी से भी पूछोगे ये चार्ट उठा करके तो क्लियर कट बोल देगा कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो रेजिस्टेंस आ रहा है 25,100 का, जो काफ़ी इस लास्ट वीक से नहीं टूटा है, 1 से 2 वीक से, तो 25,100 पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। नीचे की तरफ 24,500 का सपोर्ट बना हुआ है, जो क्लियर कट आपको दिख रहा है। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है चार्ट के अंदर। और ये आपको डबल एम पैटर्न भी दिखेगा, यहाँ पर एक एम पैटर्न की जरूरत जैसे दिखेगा, जैसे ये एम पैटर्न की तरफ दिख रहा है। इसके नीचे अगर प्राइस क्लोज करेगा तब जाकर के हमें पता चलेगा ना ये जोन एक्टिवेट हो रहा है। जब इसके नीचे क्लोजिंग आएगी इन वाले एरिया के नीचे, तब जाकर के निफ्टी पूरा नेगेटिव हो जाएगा और नीचे जाने की कोशिश करेगा।
तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी देखो आप एनालिसिस कर पा रहे हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो क्लियर चार्ट बने हुए हैं, कोई कंफ्यूजन वाले तो चार्ट है ही नहीं निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल। तो नीचे की तरफ आने वाले वीक में हमें 24,000 450 500 का लेवल ध्यान में रखना है। उसके नीचे क्लोजिंग आती तो निफ्टी फिर 500 पॉइंट नीचे और टूटेगी 24,000 तक, और 24,000 के नीचे पूरी क्लोजिंग आने लग गई तो निफ्टी पूरी बियरिश हो जाएगी, निफ्टी पूरी बियरिश हो जाएगी और अगेन नीचे की तरफ में 22,000 21,000 के लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। और अगर मान लो निफ्टी 25,100 के ऊपर जाती तो मैंने आपको बता दिया है कि 25,300 तक का हम टारगेट लेकर के चल सकते हैं। एक चीज और, अगर एक चीज और बताता हूँ, जैसे मान लो मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मान लो ऊपर आ गया और यहाँ खड़ा हो गया वापस से, और फिर ऊपर निकालने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि 25,300 पर बाजार फिर रुकेगा नहीं, थोड़ा और ऊपर जाएगा। क्योंकि जब इस एरिया में कंसोलिडेशन इतनी हो जाती है तो उसको स्ट्रेंथ मिल चुकी है, स्ट्रेंथ अगर उसको मिल गई है और मान लो ऊपर का रास्ता चुनता है तो वो रास्ता 25,300 तक के जाने के लिए नहीं चुन रहा है। हो सकता है कि यहाँ से 25,500 भी चला जाए और 26,000 भी चला जाए। ठीक है, तो ये जो एरिया कंसोलिडेशन का है ये एक अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट कर रहा है ऊपर जाने के लिए भी और नीचे जाने के लिए भी। तो यहाँ से जो भी चाल बनेगी वो मुझे ऐसा लगता है कि 1,000 पॉइंट के आसपास चाल बनेगी। ठीक है, 1,000 पॉइंट के आसपास चाल बनेगी, ये पूरी उम्मीद है। बस ये जो चाल है वो ऐसे बननी चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे क्या बननी चाहिए। इसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच वाले काम करें। इसका स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी यहाँ पर काम कर रहा है निफ्टी, यहाँ पर अगर मान लो यहाँ से नीचे आ जाए और यहाँ से काम कराने के बाद में ऊपर निकले और यहाँ खड़ा हो जाए और फिर ऊपर निकालने की कोशिश करे तो बहुत अच्छी चाल बनेगी, बता रहा हूं, ये पैटर्न होता है इस तरह का। लेकिन अगर मान लो कि यहीं से ऊपर जाता है तो फिर यहाँ फंस जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा ले लेगा और फिर वापस से यहाँ नीचे आएगा तो फिर और समय बीत जाएगा 2 वीक का ऐसे, क्योंकि इस पैटर्न को कंप्लीट करने में समय ले रहा है ये। तो ये पैटर्न इससे कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं से आ जाए और ऊपर जाने की कोशिश करे तो इस तरह से करेगा तो स्मूथली जाएगा, कहने का मतलब है। लेकिन अगर यहीं से ऊपर जाता है तो शक पैदा करेगा, क्योंकि ये पैटर्न जो है 3 वेव का बन जाएगा और फिर यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि मान लो अगर यहाँ से ऊपर भी जाता है तो पहले ऊपर चला जाए, फिर इसको सपोर्ट बना, फिर ऊपर जाने लगेगा तो हमको लगेगा कि चलो ठीक है स्मूथ वाली चाल बन रही है। लेकिन सीधा ही ऊपर की तरफ काटे, सीधा ही मान लो ऊपर की तरफ काटता है जैसे ऐसे, तो हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है। एक सेकंड रुकना। अगर मान लो सीधा ही ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, सीधा ऊपर की तरफ, ठीक है ऐसे, तो हमें इसके ऊपर विश्वास नहीं करना, ये चाल जो है सीधी गिरा सकती है वापस से नीचे से। ये चीज ध्यान रखना है, ये मैंने कितनी बार देखे हुए हैं, इस तरह से पैटर्न कभी कटने नहीं चाहिए। ऊपर ब्रेकआउट करे, सपोर्ट बनाए इसको और फिर ऊपर जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, क्लियर कट है ना। तो ये चीज है। और अब मुझे लगता है कि इस वीक के अंदर डिसीजन निकल जाएगा, इस वीक के अंदर डिसीजन निकल जाएगा कि बाजार को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता है। सिंपल से चार्ट बने हुए हैं, लेवल पर काम चल रहा है मार्केट के अंदर, तो आने वाले समय में देख लेते हैं क्या होता है। अब मेरे चार्ट के स्टडी के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्राइस जो है इस वाले एरिया को यहाँ पर जो कंसोलिडेट कर रहा है, इस वाले एरिया को एक बार नीचे तोड़ना चाहिए। यहाँ आने के बाद में फिर देखते हैं क्या होता है, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है। तो मतलब दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। 2 दिन से देख रहे होगे 24,900 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, 24,700 के भी नीचे नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ है। तो देखते हैं अब आने वाले वीक में क्या होता है। तो जिधर भी अगर प्राइस जाती हुई दिखाई देती है तो हम आप इंट्राडे कर सकते हैं, बाकी तो देखते हैं किस तरह से काम होता है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस। ठीक है, पूरे वीक में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर दोस्तों मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि यहाँ से ये फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ निकली है, लेकिन ये फिफ्थ वेव पूरी की पूरी इसने खारिज कर दी है, ये फिफ्थ वेव नहीं है। क्योंकि अगर ये फिफ्थ वेव होती तो ये इम्पल्स में ऊपर की तरफ जाता यहाँ से, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट ही फोर्थ वेव का ही चल रहा है। ये जिसकी ए वेव बन गई, जिसकी ए बी वेव बन गई, और यहाँ से वापस से सी वेव बनाने नीचे की तरफ आएगा। तो ये पूरा पैटर्न ही इसने एबीसी में काउंट कर दिया, और काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है बैंक निफ्टी। और अगर आप देखोगे तो 23 अप्रैल को इसने यहाँ पर जो है हाई लगाया था, और उसके बाद में यहाँ पर जो है साइडवेज हुआ पड़ा है अभी भी। तो देखते हैं क्या करता है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये डबल टॉप जैसा पैटर्न बना सकता है, और यहाँ से प्राइस को नीचे आना चाहिए इस वाले एरिया तक वापस, यहाँ नहीं तो अभी यहाँ तक आना चाहिए। तो देखते हैं निफ्टी में बैंक निफ्टी में क्या होता है। यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद थोड़ी सी कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई को टेस्ट कर सकता है बस, यहाँ से नीचे आने की उम्मीद ज़्यादा है एज पर पैटर्न के हिसाब से। तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। अब हम चलते हैं जो सेक्टर की मैं बात कर रहा था, लास्ट टाइम भी मैंने बात करी थी, ये सेक्टर है फ्रेंड्स निफ्टी फार्मा।
निफ्टी फार्मा का सेक्टर फ्रेंड्स ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो कंसोलिडेशन का जो पीरियड है, का जो टाइम है, वो पूरा हो चुका है। आने वाले 1 वीक और 2 वीक के अंदर अंदर फार्मा में हमें कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाई देगा। फार्मा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर नीचे जाएगा फार्मा, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस पॉइंट से नीचे टूट सकता है। ये जो हैमर आपको दिख रही है, इस हैमर का लो पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? 20,500 के आसपास आ रहा है, 570 के आसपास आ रहा है। अगर हम इस हैमर के नीचे क्लोज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आया प्राइस, नीचे तोड़ दिया और रीटेस्ट करके नीचे गिरने लग जाता है, तो निफ्टी फार्मा का ब्रेकडाउन हो जाएगा नीचे की तरफ। और फिर फार्मा जो है करेक्शन का साइज बढ़ाएगा और कम से कम वीकली की 200 ईएमए तक आएगा, यानी कि 3,000 पॉइंट और क्रैश करेगा नीचे की तरफ। इस केस में सारे फार्मा के स्टॉक जो है हाई पर खड़े होंगे, सबके सब टूट जाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। अगर यहाँ से निफ्टी फार्मा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, इस वाले पॉइंट से ऊपर जो ये रेजिस्टेंस आपको क्लियर कर दिख रही होगी, उसके लिए भी, ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए भी एक बार इसको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा और फिर ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा इसको और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो निफ्टी फार्मा में एक बाउंस बैक जो है ऊपर की तरफ बनेगा यहाँ से, और 30 से 40% जो है स्टॉक ऊपर की तरफ चल सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं, और ऊपर से ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आएगा, ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आएगा। तो ये निफ्टी फार्मा के सेक्टर में आने वाले समय में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा समय नहीं बचा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक या 2 वीक, बस ये आप मान लो, बस ये पैटर्न कंप्लीट कर दो आप, कि भाई यहाँ से हम नीचे आए, ये ऊपर गए, यहाँ से वापस नीचे आ जाओ और फिर ऊपर चलना चालू कर दो। इसका मतलब फार्मा में जो है चाल ऊपर की बन जाएगी, यहाँ पे नीचे तोड़ दो। तो फार्मा को ध्यान रखना है हमें, आने वाले 1-2 वीक के अंदर फार्मा में चाल बनेगी और बहुत बढ़िया चाल बनेगी, चाहे ऊपर की बने चाहे नीचे की बने, लेकिन चाल स्मूथली बनने वाली है फार्मा के अंदर। तो नेक्स्ट जो सेक्टर जो हमें ध्यान रखना है, वो फार्मा पर रखना है फिलहाल अभी। बाकी दूसरे सेक्टर बैंकिंग को थोड़ा सा साइड में रखो। मेटल स्टॉक में भी गिरावट है जो मुझे दिख रही है, निफ्टी ऑटो में भी मुझे गिरावट दिख रही है, सारे सेक्टर में गिरावट दिख रही है मुझे। सिर्फ और सिर्फ फार्मा ऐसा है जो दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो फार्मा पे हमें थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना है और देखते हैं कि किस तरफ ये अपनी चाल को शुरुआत करता है। तो फार्मा पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब हम एक बार गोल्ड को डिस्कस करते हैं। गोल्ड के बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लास्ट टाइम भी हमने एक डिस्कस किया था गोल्ड के बारे में, कि ये गोल्ड जो है, मैंने आपको बोला था कि लंबे समय के कंसोलिडेशन पीरियड में जा चुका है। अब गोल्ड जो है अगले वीक में आपको एक डिसीजन देगा कि भाई ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अगर आप मेरे से चार्ट स्टडी के हिसाब से पूछो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गोल्ड एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसा, लेकिन यहाँ से नीचे टूटता है तो पूरा का पूरा यहाँ तक गिरेगा गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड में लेवल डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है उसके बारे में, उसके बाद में बात करता है। तो ये है 60 मिनट का चार्ट गोल्ड का। अगर गोल्ड इस बार 94,000 के नीचे नीचे क्लोजिंग देता है तो गोल्ड की गिरावट जो है नीचे आएगी और कम से कम यहाँ तक आएगी 91,000। 3,000 पॉइंट का फॉल है नीचे की तरफ गोल्ड के अंदर। लेकिन अगर गोल्ड जो है ऊपर क्लोजिंग देता है 95,000 6,000 के ऊपर ऊपर, तो गोल्ड जो है वापस से 98,000 और 99,000 का जो हाई है वहाँ तक जा सकता है। क्योंकि ये पैटर्न देखो, ये ए बी सी और फिर वापस से ये, अगर ए बी सी बना रहा तो ये ए हो जाएगा, ये फ्लैग पैटर्न, और ये बी हो जाएगा और ये सी पैटर्न बनाने ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये लंबी कॉम्प्लेक्स करेक्शन में एंटर हो चुका है। तो दोनों तरफ की मूवमेंट बनेगी इसके अंदर, आपको नीचे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये भी आपको फ्लैग पैटर्न दिखेगा एक तरह से, ये देखो सीधा गया यहाँ पर बना रहा है। ऐसे पैटर्न अधिकतर ऊपर की तरफ में जाते हैं टेक्निकल के हिसाब से, लेकिन देखो आजकल मार्केट में कुछ भी हो रहा है। तो ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था 94,000 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है गोल्ड की, तो गोल्ड पूरा नेगेटिव हो जाएगा और कम से कम यहाँ तक वापस से चला जाएगा। तो गोल्ड के ऊपर में नज़र रखनी है कि गोल्ड क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। अब हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल को भी देख लेते हैं एक बार। आज मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ बार बार, और आने वाले समय में क्रूड ऑयल के ऊपर भी ट्रेडिंग करवाना चालू करूँगा, ग्रुप के अंदर सर्विस वगैरह सब चालू करूँगा। ये देखिए, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। क्रूड ऑयल का अगर आप चार्ट ध्यान से देखोगे तो वीकली की फॉर्मेशन से नीचे टूट चुका है, तो यानी कि नेगेटिव हो चुका है एक तरह से क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या यहाँ से लंबी गिरावट करके नीचे आ सकता है क्या? क्योंकि वीकली से टूटा है तो इसका मतलब तो लंबा नीचे गिरने वाला है इसका मतलब। तो इनके सवालों के जवाब है ना हमको आने वाले समय में पता चलेंगे। बाकी तो कुछ समय से क्रूड ऑयल जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, और इसमें देखो इस एरिया में काफ़ी लंबी कंसोलिडेशन होती है। इस तरह की जो कंसोलिडेशन होती है ना वो ऊपर जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पर इसका चार्ट जो है मैं इसको ओपन कर देता हूँ 60 मिनट के अंदर, और इसको 60 मिनट के अंदर देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो ये है 60 मिनट का चार्ट क्रूड ऑयल का, ऊपर की तरफ आया, बिल्कुल देखो साइडवेज है, साइडवेज है, और ये वाला एरिया इसका सपोर्ट है।
5150। अगर 5150 से ऊपर ऊपर जलता है, मतलब ऊपर ही रहता है, तो इसकी पूरी संभावना है कि जितनी बड़ी चाल यहाँ से बनी है ये वाली, उतनी ही बड़ी चाल एक और बनेगी ऊपर की तरफ। ठीक है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल 5150 के नीचे नीचे क्लोजिंग देता है तो क्रूड ऑयल पूरा नेगेटिव हो जाएगा और कम से कम वापस से इस जोन में आ जाएगा, यहाँ तक, ये वाली जोन है 4800 वाली जो जोन है। ठीक है। तो देखते हैं, क्रूड ऑयल बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है क्रूड ऑयल का। आने वाले समय में क्रूड ऑयल में तेजी मंदी जो भी है बनने वाली है, क्योंकि लंबा कंसोलिडेशन है क्रूड ऑयल का जो पूरा हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्रूड ऑयल के अंदर मिलने वाली है। 5150 के नीचे रहेगा, क्लोजिंग करेगा, तो क्रूड ऑयल यहाँ तक गिरावट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ रहता है तो ऊपर ही जाने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन वीकली में जब जा करके देखता हूँ तो वीकली के 10 EMA से अभी भी ऊपर नहीं आ पाया। 10 EMA से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो 20 EMA तक जाएगा, 55,000 के आसपास तक। तो देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या होता है क्या नहीं होता। काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है। तो आज की एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने आज कुछ काफ़ी अच्छे कुछ आपको सिखाया है मैंने आपको। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की डिस्कस करा हमने, फार्मा के बारे में डिस्कस करा हमने, गोल्ड देखा, क्रूड ऑयल देखा, कैसी लगी एनालिसिस, कैसी नहीं लगी। और अगर किसी को कुछ भी सर्विस चाहिए ना तो मेरी वेबसाइट पर जाइए और आप सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इलियट वेव भी सीखना चाहते हैं मुझसे तो इलियट वेव भी सीख सकते हैं। बेसिक टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हैं तो वो भी मुझसे सीख सकते हैं। जो आपको सीखना चाहे वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ठीक है। तो आज के एनालिसिस को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।